नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। सिटी एक्सप्रेस है ये और मैं हूं ताबिश हुसैन। यहाँ सबसे पहले बात करेंगे हम हरिद्वार में हुई धर्म संसद के बारे में। हरिद्वार में हुई धर्म संसद में भड़काऊ भाषण के मामले में उत्तराखंड पुलिस ने अब यति नरसिंहानंद पर भी मामला दर्ज कर लिया। यति नरसिंहानंद ने हरिद्वार में हुई धर्म संसद में अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हुए हिंसा के लिए भड़काया था। साथ ही शस्त्र में वो जयते का नारा दिया था। भड़काऊ भाषण देने के मामले में अब तक 5 लोगों यति नरसिंहानंद, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी, धर्मदास, सागर सिंधु और अन्नपूर्णा के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज करी है इन्होंने, उसमें एक सेक्शन 295A का भी ऐड किया है जो कि एक नॉन बेलेबल सेक्शन है। लेकिन अब भी दूसरे तमाम आरोपी हैं जो जिन पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। नरसिंहानंद पर आज ये मुकदमा लिख दिया गया है, लेकिन इसके साथ जो ऑर्गेनाइजर थे प्रबोधानंद, उनके खिलाफ अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। और हम लगातार प्रबोधानंद की वो तस्वीर दिखाते रहे जिसमें पुष्कर धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो उनके पैर छू रहे हैं। नरसिंहानंद हमने पहले भी देखा है कि चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे वो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, उनके खिलाफ भद्दी टिप्पणी करते आए हैं। संविधान को उनका कहना है कि संविधान भारत का गलत है। नाथूराम गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, महात्मा गांधी के बारे में गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। तो नरसिंहानंद के खिलाफ मुकदमा लिख दिया। उसमें बड़ी वजह यही लग रही है कि जिस तरीके से कल 5 पूर्व रक्षा प्रमुखों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और अपना रोष व्यक्त किया है इस नफरती भाषणों को लेकर के, तो शायद उत्तराखंड पुलिस को भी लगा कि नहीं कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पहले भी तमाम वकीलों ने और पूर्व रिटायर्ड जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को भी लेटर लिखा था और उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया जाए। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने महात्मा गांधी को अपशब्द बोलने वाले कालीचरण को गिरफ्तार किया, उसके बाद से उत्तराखंड पुलिस पर दबाव ज्यादा बढ़ा हुआ था। यही वजह है कि अब 2 और आरोपी बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन और भी इसमें लोग हैं। अभी तक अवधेशानंद के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है। प्रबोधानंद जिन्होंने कहा था कि म्यांमार की तरह भारत में भी एथनिक क्लिंजिंग होनी चाहिए, इस तरीके के बयान दिए थे, उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अशोक कुमार, उनसे हम लोग लगातार सवाल पूछते रहे कि इसमें सेडिशन चार्ज क्यों नहीं लगाया गया, तो उनका बोलना है कि सेडिशन चार्ज नहीं लगा सकते क्योंकि उनके भड़काऊ भाषणों के बाद हिंसा नहीं भड़की। तो क्या हिंसा भड़के तभी आप ये सेडिशन चार्ज लगाएंगे, जो कि संविधान को खुले तौर पर वो अपशब्द कहते हुए नजर आ रहे हैं इनके भड़काऊ भाषणों में। तो फिलहाल अब 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा हो गया है। जितेंद्र नारायण त्यागी, अन्नपूर्णा उर्फ पूजा शकुम पांडे, इसके अलावा धर्मदास, सिंघू सागर महाराज और यति नरसिंहानंद 295 और 153A ये 2 धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब बात हरियाणा के भिवानी में हुए हादसे की करते हैं। भिवानी में हुए भूस्खलन में 4 लोगों की मौत हो गई है और अब भी मिट्टी में 10 से ज्यादा लोगों के दबे होने की बात कही जा रही है। मिट्टी इतनी ज्यादा मात्रा में खिसकी कि खनन के काम में लगे कई वाहन भी मिट्टी में दब गए। मौके पर मिट्टी में फंसे हुए बाकी लोगों को बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव दल लगातार कोशिश कर रहा है। हाँ, टोटल हमारे पास 5 कैजुअल्टीज सुबह से अभी तक हमने की हैं, निकाली गई हैं। उनमें से 3 तो दे आर डेड और एक हिसार में उसको फ्रैक्चर है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। एक को इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी है। बाकी दूसरी हमने एनडीआरएफ को भी रिक्वेस्ट किया है, तो रात को भी ऑपरेशन पूरा हमारा रेस्क्यू मेजर चलेगा। नए साल के मौके पर वैष्णो देवी में हुए हादसे में 12 लोगों की जान चली गई। इस भगदड़ में 15 लोग घायल हुए हैं और श्रद्धालु बदइंतजामी और पुलिस लाठीचार्ज इसकी वजह बता रहे हैं। मौका नए साल का था। रात 2:15 बजे के करीब वैष्णो देवी भवन पर श्रद्धालुओं का हुजूम जमा था। देखते ही देखते गेट नंबर 3 पर भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। वैष्णो देवी में पहली बार ऐसा हादसा हुआ है। श्रद्धालु इसमें प्रबंधन की गलती बता रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन के अंदर आने की इजाजत दी गई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग जमा हो गए। वहाँ पे पुलिस की इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि मतलब जैसे डिवाइडर लगा नहीं सकते थे, उन्होंने आने जाने वालों को मिक्स कर दिया। फिर पुलिस ने मेरी आंखों के ही सामने पुलिस ने खुद ने धक्के मारे पब्लिक को। भीड़ भाड़ था, उधर से धक्का मारा जा रहा था, इधर से धक्का मारा जा रहा था, तो उसमें बच्चे जो छोटे होते थे तो वो दब रहे थे, महिलाएं दब रही थी। तो बस ये है कि जो बीच में फंस गया था वो निकलने की कोशिश कर रहा था कि मैं बाहर कैसे निकलूं। आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की गलती थी? हाँ बिल्कुल गलती थी, क्योंकि इसलिए गलती थी उनकी क्योंकि जो यहाँ पे जो मतलब जो यात्री पर्ची होती है उन्हें उस हिसाब से ऊपर भेजना चाहिए था। उन्होंने इतनी पर्ची काट दी कि ऊपर अंधाधुंध लोग हो गए और पैर रखने की भी जगह नहीं थी और उन्होंने इकट्ठे लोग छोड़ दिया।
हादसे का शिकार हुए ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और दिल्ली से आए थे। इनकी उम्र 24 से 38 साल के बीच थी। सूत्रों का कहना है कि 20,000 की क्षमता वाले भवन में 40,000 से ज्यादा लोग जमा थे। श्रद्धालु ये भी बता रहे हैं कि भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे हालात और बिगड़ गए। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हादसे पर अफसोस जताया है। महत्वपूर्ण घटना हुई है जिसमें 12 श्रद्धालु अपनी जान गंवाए। तुरंत ही रेस्क्यू किया गया लोगों को और 16 लोगों को अस्पताल लाया गया। कुछ एक वर्षों में देखने को मिला है कि न्यू ईयर ईव पर एक ट्रेंड आया है। बहुत बड़ी संख्या में युवा यात्रा करने आते हैं। जो ट्रेडिशनल डेवोटीज थे गुजरे जमाने में, वो अधिकतर त्योहारों के मौसम में आते थे, परंतु देश के प्रधानमंत्री स्वयं देखरेख कर रहे हैं, पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हादसे में घायल लोगों का नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसका संचालन श्राइन बोर्ड के हाथ है। यह पहली दफा है जब माता वैष्णो देवी यात्रा में भगदड़ मची, 12 लोग मारे गए, दर्जन से ज्यादा जख्मी हुए। प्रशासन ने एक आला सतही जांच के आदेश दिए हैं और यात्रा को दोबारा बहाल किया गया है, लेकिन साल के पहले दिन कई श्रद्धालुओं को दर्शन के बगैर ही वापस लौटना पड़ा। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है। केंद्र की तरफ से सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है कि सभी राज्य कोरोना के खतरे के मद्देनजर अस्थायी अस्पताल बनाएं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच विशेष टीमें बनाएं। इस बीच देश में अब तक ओमिक्रॉन के 1431 केस मिल चुके हैं। अब बात करते हैं कोरोना की बढ़ती रफ्तार की। मुंबई और दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला। जहां मुंबई में पिछले 24 घंटे में 6000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, वहीं दिल्ली में 2700 से ज्यादा नए मामले जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। मुंबई में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल आया है। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6347 नए केस मिले हैं। कल मुंबई में 5631 कोरोना केस मिले थे, यानी कल के मुकाबले आज 12% ज्यादा मामले मिले हैं। मुंबई में आज कोरोना से एक मरीज की मौत भी दर्ज की गई है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कल के मुकाबले 51% नए कोरोना केस मिले हैं। दिल्ली में आज कोरोना के 2716 नए मामले मिले हैं। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर अब बढ़कर 3.64% हो गई है। दिल्ली में अब कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 6360 हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में आज 9170 नए कोरोना केस आए, जबकि राज्य भर में कोरोना से 7 मरीजों की मौत दर्ज की गई। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। इसके चलते कई पाबंदियां भी लगाई गई हैं, लेकिन नए साल के मौके पर दिल्ली के बाजारों में और सार्वजनिक जगहों पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। कोविड की तीसरी लहर लगभग दस्तक दे चुकी है, पर दिल्ली के बाजारों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। ये तस्वीरें दिल्ली के सरोजनी नगर बाजार की हैं, जहां येलो अलर्ट के चलते बाजार ऑड इवन की तर्ज पर खुले हैं, पर फिर भी नए साल पर लोग कोरोना के नियमों का पालन करते नहीं दिखे। पुलिस की तैनाती के बावजूद लोग बिना मास्क के खरीदारी करते नजर आए। भीड़ है थोड़ी बहुत, पहले कंधे से कंधा टकराता था, क्योंकि 2 साल से व्यापारी वैसे भी पिसा हुआ है। क्या करे, काम धंधे भी जरूरी है, अर्थव्यवस्था भी देश की आगे ले जानी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी आने वाले दिनों में कोरोना के मामलों में और बढ़ोतरी होने की ओर इशारा किया। कल दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 2.44 रहा। अभी कोरोना जो चल रहा है काफी तेजी से फैल रहा है। दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल एलएनजेपी के महानिदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार का कहना है कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी लोग कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से ग्रसित हो रहे हैं। हालांकि दोनों डोज ले चुके लोगों की रिकवरी ज्यादा जल्दी हो रही है। 138 के लगभग हमारे ओमिक्रॉन पॉजिटिव हैं। इसके साथ साथ जो ज्यादातर पेशेंट्स थे उसमें कुछ भी सिम्टम्स नहीं थे, यानी कि एसिम्टोमेटिक थे ज्यादातर पेशेंट्स। किसी भी पेशेंट्स को 138 में किसी भी पेशेंट को ना ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई, ना स्टीरॉइड्स की और ना रेमडेसिविर की। ये एक बहुत बड़ा राहत की बात। देश कोरोना की तीसरी लहर की दहलीज पर खड़ा हुआ है और लगातार बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। इशारा साफ है कि अगर हमने लापरवाही बरती तो कोरोना हमें अपनी गिरफ्त में ले लेगा।
नए साल में प्रण लीजिए कि बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलेंगे। दिल्ली में सहयोगी अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। बेंगलुरु में कर्फ्यू की वजह से नए साल की रौनक फीकी रही। भारी बेंगलुरु में छुपकर पार्टी करने वालों के रंग में पुलिस ने भंग भी डाला, लेकिन शाम ढलते ढलते कोरोना से बेपरवाह पार्कों में भीड़ भी नजर आने लगी। निहाल किदवई की रिपोर्ट आप देखिए। बाहरी बेंगलुरु के रामनगरा में नए साल की पार्टी में देर रात पुलिस ने रंग में भंग डाल दिया। यहां तैयारी अच्छी चल रही थी, खाने पीने का भी पूरा इंतजाम था, लेकिन ये पुलिस की नजरों से नहीं बच सका। कहीं छुपकर नए साल का जश्न मनाने की कोशिश की गई तो रात के कर्फ्यू की वजह से जो लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए थे वो अपनी हसरत दिन में पूरी करते नजर आए। शहर के बीचों बीच कब्बन पार्क में भी कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते लोग नजर आए। बच्चों को घुड़सवारी करवाते माता पिता की भी लापरवाही साफ दिखी। यहाँ मास्क की भी किसी को परवाह नहीं थी। हाँ, मास्क क्यों नहीं लगाते? लगा आप भी नहीं लगाए हुए, वो भी नहीं लगा रहा। ऐसा तो पूरे बहुत नहीं, तो क्यों नहीं लगा रहे? ये तो वायलेशन है ना। लगा लेंगे जो। पार्क में कोरोना की परवाह किए बिना लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कोरोना की भी किसी को फिक्र नहीं। हम लोग नए साल की खुशियाँ धीमी गति से मना रहे हैं। हम लोगों को घरों में ही नया साल के खुशामद करने का मौका मिला अपने दोस्त अहबाब के साथ। नहीं, कोरोना की वजह से नहीं गए कल, और इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि सुबह जो 6 o'clock जो कर्फ्यू स्टॉप होगा उसके बाद हम लोग निकलेंगे। कर्नाटक में तेजी से बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए पुलिस अधिकारियों के साथ साथ राज्य के गृह मंत्री भी 31 दिसंबर की रात सड़क पर नजर आए। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। अब बात करते हैं कोरोना वैक्सीन की। आज से 15 से 18 साल की उम्र के किशोरों के लिए वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो गया, जिसको लेकर युवा होते किशोरों में उत्साह देखने को मिला। अक्षय डोंगरे की रिपोर्ट आप देखिए। 1 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। 17 साल के ऋषि और 15 साल के दक्ष बसवाल ने भी टीके के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। ऋषि 12वीं के और दक्ष 10वीं के छात्र है। दोनों भाई इस बात से खुश है कि अब वो कोरोना से डरे बिना घर से बाहर निकल सकते हैं। कैसा लग रहा है जो वैक्सीन अब फाइनली आपको लग पाएगी? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम कहीं पे भी बाहर जा नहीं सकते थे पहले, और अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। इस समय ये रहेगा कि हमारा वैक्सीन लग जाएगी, तो उसके बाद हमें टेंशन कब रहेगी और हमारे घर वालों को टेंशन कब रहेगी अगर इसे कुछ होता है, मतलब तो वैक्सीन से मतलब काफ़ी राहत मिल जाएगी सबको। बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे, क्योंकि हमें डर था कि हमें कोविड ना हो जाए, और फिर हमारे घर वालों को भी डर रहता था कि कुछ हो ना जाए, इस वजह से हम वेट कर रहे थे। अब हमें ऐसा लगता है कि हम थोड़ा बाहर जा पाएंगे और हमें थोड़ा एश्योरेंस है कि हमें कोविड नहीं होगा, और हम अभी भी सेफ्टी रखेंगे। प्रिकॉशंस तो अभी भी रखने चाहिए हमें। कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए इन बच्चों के पिता संजय बसवाल भी राहत महसूस कर रहे हैं। अब भी थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, क्योंकि अब लग रहा है कि बच्चे थोड़े बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। पहले तो ऐसा हो गया था जैसे कि कैद में है, अब अगर इन्हें इंजेक्शन वगैरह लग जाता है, वैक्सीन वगैरह लग जाती है, तो वो संतुष्टि हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में रहने वाले 17 साल के वंश ने भी रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही अपना नाम टीकाकरण के लिए दर्ज करवाया। पहले जब हम बोर्ड के पेपर देने जाते थे तो हमें बहुत डर लगा रहता था कि हम संक्रमित ना हो जाएं या कुछ हो जाए, पर अब बहुत राहत हो गई है कि हमें कोरोना का टीका लग जाएगा। उनकी मां अंशु अग्रवाल कहती है कि पहले अपने बेटे को बिना टीकाकरण के स्कूल भेजने में डर महसूस होता था, लेकिन अब कुछ राहत है। रजिस्ट्रेशन करा के हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब हमारे बच्चों को वैक्सीन लगेगी। पहले हमें डर लगा रहता था जब वो स्कूल जाते थे कि कहीं हमारा बच्चा संक्रमित ना हो जाए, बहुत चिंता रहती थी। टीका लेने के लिए बच्चों को सरकार के कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हालांकि अभी 15 से 18 साल के बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। पहचान पत्र के तौर पर स्कूल का आई कार्ड दिखाया जा सकता है। सरकार के इस कदम से 15 से 18 साल के करीब 8 करोड़ बच्चों को टीका लगाया जा सकेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और बाल चिकित्सक बच्चों को वैक्सीन लगाने के सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी कदम है।
अभिभावक बहुत चिंतित थे। अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे बाहर निकलें, लेकिन उससे पहले उनका टीकाकरण हो चुका हो। हाँ, निश्चित रूप से जो वैक्सीनेटेड ग्रुप है उसमें लक्षण कम है, पर जो अनवैक्सीनेटेड है उसमें थोड़ा सा जो है फीवर है, सोर थ्रोट है और एक बच्चे को थोड़ा लूज मोशन भी था। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन शुरू करने का फैसला उस वक्त आ रहा है जब पूरी दुनिया में कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है और जहां इस फैसले से आबादी के एक बड़े हिस्से को फायदा होने जा रहा है। देखने वाली चीज ये रहेगी कि बचे हुए आयु वर्गों के लिए सरकार वैक्सीन शुरू करने का फैसला कब लेती है। कैमरा पर्सन पवन तिवारी और हापुड़ में अपने सहयोगी मोहम्मद अदनान के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। अब चुनावी बात कर लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज अमृतसर में पत्रकारों से बात की और एक बार फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो लोगों को कई सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही उन्होंने अनुसूचित जाति के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देने और सफाई कर्मचारियों को नौकरियां पक्की करने का भी वादा किया। अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी तरफ से वादे कर रही हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने वादा किया कि लोगों को 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री दी जाएगी। चुनाव में दांव पर लगी समाजवादी पार्टी की साख को मजबूत करने के लिए दल के मुखिया अखिलेश यादव एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी क्रम में सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की जनता से वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री देंगे। इसके साथ ही किसानों को पहले की तरह सिंचाई की सुविधा फ्री दी जाएगी। तो इसी के साथ आज के सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। आप मुझे इजाजत दीजिए और अपना आप बिल्कुल ख्याल रखिए और कोरोना के नियमों का पूरी तरह से पालन कीजिए। नमस्कार।